जय हिंद प्यारे मित्रों, गॉड लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज नेट जेआरएफ का जो हिंदी लिटरेचर पेपर 2 का जो मॉक टेस्ट देखते हैं, पहले से ही 10 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। आइए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है निपुणिका। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? तो आपने पढ़ा होगा बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें एक पात्र है, महिला पात्र है, निपुणिका है। भट्टनी है, भट्टनी मिलिंद कन्या की बेटी है, ये राजकन्या है। जो निपुणिका है ये बाणभट्ट से प्रेम करती है, विधवा होती है। महामाया है, ये गृहवर्मा की रानी है। अमोघ भैरव है जो साधक है। सुगदभद है जो बौद्ध भिक्षु हैं। कृष्णवर्धन है, वीरति वज्र है। सुचरिता है, सुचरिता महिला पात्र है। लोरिक देव है, चंद्र दधीची हैं। ये कुछ पात्र हुए हैं। भैरवी भी है, ये पूछा गया है, भैरवी भी है। ये एक भैरव तो है ही है। कौन सा? अघोर भैरव तो है, संगे भैरवी भी है। कभी कभी बाणभट्ट के जो आत्मकथा में जो निपुणिका है, इसके कथन पूछे थे कि ये कथन किसने कहा है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे तुम जड़ पाषाण हो। इसके एक कथन की शुरुआत एक मुझे रिकॉल हो रहा है हल्का सा कि तुम, इसका स्टार्ट होता है कि तुम जड़ पाषाण हो। ये निपुणिका बोलती है। निपुणिका भी कहती है कि मैं बहुत ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। बाणभट्ट से कहती है कि मैं बहुत दिन तक ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। ये कौन कहता है? निपुणिका कहती है। किससे कहती है? बाणभट्ट से कहती है। और भी कई कथन है, जैसे ये निपुणिका बोलती है बाणभट्ट से, तुमने मुझे क्षमा कर दिया है भट्ट। ये कौन कहता है? ये निपुणिका कहती है, निपुणिका। अब सवाल उठता है कि यह किसने लिखा है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसने है? यह 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका लेखन किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्योम के शास्त्री के छद्म नाम से इसका लेखन किया था। और यह 7वीं शताब्दी की जो हर्षवर्धन शासनकाल है, जो बाणभट्ट हैं, हर्षवर्धन शासनकाल के जो राजकवि है बाणभट्ट, उनकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा न सलीम लिखी गई है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है ऑस्ट्रिया की जो कैथरीन लिपि है। ऑस्ट्रिया की मैं लिख दे रहा हूँ। ऑस्ट्रिया की जो कैथरीन पांडुलिपि है, उसके आधार पर इसकी रचना हुई है। आइए कुछ ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं और आंसर। ये आपका बंटी मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जिंदगीनामा कृष्णा सोभिती का है। बाणभट्ट तो बता ही चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये परीक्षा गुरु जो हिंदी का प्रथम अंग्रेजी माध्यम का उपन्यास है कि शुक्ल ने माना इसको। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आइए इनके बारे में दो पॉइंट कर लेते हैं। ये आप इसके शर्ट मार लीजिए, इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपन्यास है 1946 में लिखा गया है। हर्षवर्धन काल का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपन्यास है। इसमें बाणभट्ट का जीवन बताया गया है। यह आत्मकथा न सलीम लिखा गया है। जैसे बाणभट्ट, भट्टनी, निपुणिका, इसमें प्रमुख पात्र हैं। अघोर है, भैरव है, वीरति वज्र है, महामाया है। ये प्रमुख पात्र ये 7वीं शताब्दी के भारत का जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। ये इसमें ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक प्रसंगों का मिश्रण किया गया है। आपका बंटी मैंने आपको बताया मन्नू भंडारी ने लिखा हुआ है। ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आपका बंटी क्या, इसमें एक बंटी पात्र होता है जो शकुन और अजय से उत्पन्न होता है, मतलब उनका पुत्र होता है बंटी। और शकुन अजय की लड़ाई में दोनों का विभाजन हो जाता है, दोनों का तलाक हो जाता है। तो शकुन डॉक्टर जोशी के साथ सेट हो जाती हैं, मतलब उनसे शादी विवाह कर लेती हैं। और जो अजय हैं मीरा के साथ सेट हो जाते हैं, मतलब उनसे विवाह कर लेते हैं। और बंटी बेचारा पिस जाता है। पहले बंटी माँ के साथ रहता है, नहीं शकुन के साथ रहता है। फिर कुछ समय जब वहाँ से उसको पटरी नहीं खाती है डॉक्टर जोशी के साथ, जो उनके पूर्व पत्नी थी प्रमिला, जो उनके 2 बच्चे थे अमी और जोत, उनसे इसकी लड़ाई होती थी। तो वो शकुन ने बंटी को अजय के पास छोड़ दिया। अजय के पास जो अजय का बेटा था, जो अजय की पत्नी मीरा थी, उनका बेटा था चीनू। तो उससे लड़ाई होती थी। तो अंततः बंटी को हॉस्टल भेज दिया गया। तो कुछ इस प्रकार की कहानी है। तो इन दोनों माँ बाप की लड़ाई में जो बच्चा है बंटी, ये पिस जाता है। इसके कुछ पात्र लिख लीजिए आप। यह 1971 का 16 भागों में, इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में? 16 भागों में विभक्त है। यह शकुन है, बंटी है, अजय है, मीरा है, वकील चाचा हैं, फूफी हैं, टीटू। इंपॉर्टेंट है टीटू। ये टीटू ही बताता है कि अब नाम है, अब तुम्हारे माता पिता का तलाक हो चुका है। तलाक की जानकारी कौन देता है? तो टीटू बंटी का दोस्त, वही तलाक की जानकारी देता है। फिर अन्य भी पात्र जैसे कन्नी है, बंसीलाल हैं, ये पूछा गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तलाक हो जाता है, बाल मनोविज्ञान, माता पिता के संबंध के बारे में दिखाया गया है इसमें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि बंटी का उसमें उम्र कितनी थी, ये पूछा गया है। तो बंटी की उम्र 9 साल थी, ये पूछा गया है। भारत में रूस से प्रवासी, तो बंटी शकुन का पुत्र है।
शकुन बंटी को जीवन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुन के जीवन में स्वयं संघर्ष रहता है। इस कारण से जिंदगी नामा कृष्णा सोबती उपन्यास है, विधा है, 1979 में लेखन किया गया था। इसमें पंजाब पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है। ये पूरी किसकी पृष्ठभूमि है? तो पंजाब की जो ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन थे? शाह है, शाहजी है, साहनी है, महरी चाची है, रबिया है, करम बीबी है, सरफराज है, जोरावर है, कृपा सिंह है, संतो बसंतो हैं। जो इसमें जो महरी चाची हैं, इनके दो पहले पति के नाम था दीदार, दूसरे पति के नाम था गणपति। ये पूछा गया है। और फतेह और शेरे हैं, फतेह और शेरे हैं, फतेह और शेरे भी ये पात्र हैं। इसमें पंजाब के जो मैं पंजाब की पृष्ठभूमि पर बताया, पंजाब की पृष्ठभूमि है, लेकिन ये पूछा पंजाब का किस क्षेत्र का है, तो इसमें पंजाब के डेरा जट्टा गाँव का जिक्र है। इसमें डेरा जट्टा, पंजाब के डेरा जट्टा गाँव का जिक्र है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी, प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी, ये भी पूछा गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिंदगी नामा इसके लेखक कृष्णा सोबती हैं, 1979 में लिखी गई है। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? जैसे शाह जी है, शाह की पत्नी है साहनी, उनका भाई है काशी शाह। ये पूछा गया काशी शाह। और काशी शाह के दो पुत्र हैं, एक पुत्री है, दो पुत्र हैं। दो पुत्र कौन? गुरुदास हैं, केशोलाल है। एक पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? बिंदा देवी है। लाली शाह, लाली शाह शाह और साहनी का पुत्र है। चाची महरी, जैसे मैंने आपको बताया, चाची महरी के दो पति थे। पहले पति का नाम दीदार सिंह, दूसरे पति का नाम गणपति था। संतो बसंतो थे, कृपा सिंह था। फतेह और शेरे, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। करम बीबी पात्र इंपॉर्टेंट पात्र है। करम बीबी और सरफराज, ये बहुत कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, करम बीबी और सरफराज पात्र। कृष्णा सोबती बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं। जैसे इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनका ही एक कृति है, इनकी रचना है। और समय सरगम भी कृष्णा सोबती का ही रचना है। अगला है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास, इसे प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। शुक्ल जी ने इसको पहला अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। यह सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है, भारतीय समाज में हो रहे बदलाव का चित्रण किया गया। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से? इसके प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन का, इनकी पत्नी कामिनी है। ब्रज किशोर जो लाला मदन मोहन का पुत्र है, सॉरी मित्र है, और वो मतलब लंगोटिया यार बोलते हैं जिससे, बहुत घनिष्ठ मित्र है। और उनकी पत्नी प्रियंवदा हैं। हरकिशोर है, हरकिशोर क्या है? हरकिशोर जो लाला मदन मोहन है, जो व्यापारी है, अमीर हैं, धनवान व्यापारी हैं, उनसे लड़ाई कर लेता है। चुन्नीलाल चापलूस है, चापलूस मित्र है, जिसकी जैसा उसकी वहीं बढ़ जाता है। एक सिंबू दयाल हैं, जो मदन के जो अंग्रेजी के मास्टर हैं। और भी गौंड पात्र जैसे पुरुषोत्तम दास हैं, बाबू बैजनाथ हैं, हकीम हैं, लाला हरदयाल हैं, निहाल चंद हैं, आगा हसन जान हैं। पूरी कहानी यह है, जो अमीर धनवान व्यापारी लाला मदन मोहन होते हैं, उनकी पत्नी कामिनी होती हैं, ये गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत संगत में पड़ने के कारण ये अपना सारा धन गवा देते हैं। जो उनके मित्र हैं ब्रज किशोर, फिर इनकी मदद करते हैं, इनका केस लड़ते हैं। इम्पोर्टेंट। और ये 41 प्रकरण में लिखा गया है। ये पूछा गया कितने प्रकरण में? तो लाला श्रीनिवास दास की जो परीक्षा गुरु है 41 प्रकरण में लिखा गया। इंपॉर्टेंट देखो, याद करने की ट्रिक क्या? 41 दूना कितना होता है? 82 होता है। और 1882 में इसका लेखन किया गया है, तो इसे याद कर लो, 41 दूना 82। पहला प्रकरण सौदागर की दुकान, दूसरा प्रकरण अकाल का उल्लेख है, तीसरे प्रकरण में संगति का फल, और चौथे प्रकरण में मित्र मिलाप का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कंठ, जो उच्चारण को व्यंजन सम्मिलित कीजिए। कंठ, मूर्धन्य, तंतव, ओष्ठ, तो इसका मिलन है। तो कचरतव आपने सुना होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कचरतव। तो कंठ से का हो गया का वर्ग है। एक का दूसरा किस में है? एक का दूसरा दो में, तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा। कंठ तालब होगा, के टी से क्या तालब होगा, तो दंत। इसकी याद करनी, चलो ये इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पहले, फिर आप ये इससे हल करेंगे। इसकी एक ट्रिक है, KTM2 DO। तो कंठ तालब्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ओ से ओष्ठ। तो कैसे का वर्ग, चा वर्ग, का चा टो, टा वर्ग, का चा ट ता वर्ग, और पा वर्ग। इसमें ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। अब आपको देख लीजिए, KTM यानी कंठ से का वर्ग हो जाएगा, कंठ से का वर्ग हो जाएगा, और मुँह से टा वर्ग हो जाएगा, मुँह से टा वर्ग है, माँ से टा वर्ग कौन सा है? तो बी का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, असंध हो जाएगा। ऐसे आप याद कर लीजिए, KTM2 कंठ तालब मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है
एक स्टेटमेंट बताने किसने कहा है। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना देता है। यह आपको स्टेटमेंट मिलेगा जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उसमें मिलेगा। ये दिनकर की कहानी है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं। रचना, इसके प्रकाशन कब हुआ था? 1956 हुआ था। इसी प्रकाशन के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के उन प्रणों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 इसमें क्रम बताएंगे। 4 अध्याय हैं तो 4 इसमें क्रम बताएंगे। कौन कौन से 4 क्रम, ये भी पूछा जाता है। तो पहला क्रम क्या है? पहला क्रम देखिए इसमें, ये पहला क्रम क्या है? पहला क्रम में 3 प्रकरण है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। तो पहला क्रम है। दूसरा क्रम क्या है? प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा प्रकरण क्या है? तीसरा प्रकरण है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। चौथा प्रकरण क्या है? भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो पहले में क्या है? पहले में 3 प्रकरण है, दूसरे में 7 प्रकरण है, फिर 12 प्रकरण है और इसके बाद 17 प्रकरण है। टोटल कितने प्रकरण हो गए? 39 प्रकरण। और इन्हीं में कुछ घटनाओं का उल्लेख है। जैसे प्रथम प्रकरण में आर्य आगमन का उल्लेख है। द्वितीय प्रकरण में जैन और बौद्ध आंदोलन का उल्लेख है। तृतीय प्रकरण में इस्लाम का आगमन उल्लेख है और चतुर्थ प्रकरण में यूरोप का आगमन का उल्लेख है। चतुर्थ प्रकरण में जैसे मुस्लिम नवोत्थान, हिंदू नवोत्थान, इसका भी जिक्र किया गया है। और शिक्षा की क्रांति, ये भी उसी प्रकरण का भाग है। शिक्षा की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीयता और मुस्लिम नवोत्थान, ये भी इसका उल्लेख है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका और इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए। ये पूछा जाता है कि इसकी जो भूमिका है, इसे किसने लिखी है और यह किसे समर्पित है। यह जो संस्कृति के 4 अध्याय, यह राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है और यह प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी है। तो ऐसा पूछा जाता है किसकी भूमिका प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका नेहरू ने लिखी है। इसी में लग गया। हाँ, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसकी जो ऑप्शन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है? यह हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इसके 4 भाग हैं। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के टोटल 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरों से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये कुछ 4 कथा, 4 जो भाग है उसमें पहला भाग ये है। 4 खंडों में लिखा हुआ है। पहला खंड ये है, 1969 में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रतिमाएं आती है। इस रचना में स्वयं बच्चन जी ने जीवन में और काव्य में दोनों के विकास में, यानी जीवन के विकास में और काव्य के विकास में उमर खैयम इम्पोर्टेंट है। तो उमर खैयम के योगदान का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है। और इसमें अमोड़ा गांव का उल्लेख है। अमोड़ा गांव का, उत्तर प्रदेश के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके पात्र भी पूछ लेते हैं। इसके पात्र जैसे सरस्वती है, जो बच्चन जी की माँ है सरस्वती, और करकल है, करकल इनका दोस्त है। करकल की पत्नी है चंपा, और चंपा से ही बाद में इनका संबंध बनता है। बचपन के दोस्त मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद चंपा गर्भवती हो जाती है, जो बच्चन के हाथों बच्चन जी के संबंध बनने से। फिर श्यामा बच्चन की पहली पत्नी है बच्चन जी की। फिर विश्वनाथ प्रसाद हैं, जो बच्चन जी के अंग्रेजी के अध्यापक हैं। ये बताया गया। प्रताप नारायण हुए, राधा हुए, विश्राम तिवारी इत्यादि पात्रों का उल्लेख है। अगला राहुल शंकरतैन की जो आत्मकथा है, ये पूछा गया है। ये मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? राहुल शंकरतैन की आत्मकथा नहीं, ये यात्रा बताता है। राहुल शंकरतैन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। लेकिन अगर पूछे मेरी जीवन यात्रा, पूछे जहाँ जीवन शब्द लग जाए, तो वो उनकी आत्मकथा हो जाएगी। किनकी? राहुल शंकरतैन की। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत के समाज, उसकी संस्कृति, वहाँ की जलवायु, इन सभी का उल्लेख किया गया है। और यह 5 भागों में है। इसके 5 चरण इसमें बताए गए हैं। और इसको क्रम से भी पूछा था, क्रम से लगाइए। तो पहला है लहासा से उत्तर की ओर, फिर सेकंड है चाड की ओर, फिर थर्ड है क्यूसू की ओर, चौथा है जेनम की ओर और 5वां है नेपाल की ओर। तो लहासा की ओर, चाड की ओर, क्यूसू की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा के जो अंतिम 2 अध्याय हैं वो सरस्वती पत्रिका से निकले हैं। और इसका प्रकाशन पूछे तो 1937 में हुआ था। 1937 में, ठीक है।
और अगला ऑप्शन था हिंदी साहित्य की भूमिका। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? 1952 में इन्होंने लिखा था कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब? 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित कीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वच्छंदवाद का एक प्रकार को नाम बढ़ावा दिया था, सही है। ये क्रोचे अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं, ये भी सही है। अरस्तु ने त्रासदी के सिद्धांत बता दिए, ये भी सही है। तो ABC। और लोनजाइनस ने, ये गलत है, लोनजाइनस ने उदात्तवाद को बढ़ावा दिया था, तो ये गलत है। नई समीक्षा इलियट की है, TS इलियट की है। और एलन टेंट की सीमितवाद है। और संरचना जो इसमें यह दिया गया है, संरचना और बनावट, ये थे ब्रुक्स। एक बार कर दे रहा हूँ, लिख दे ब्रुक्स। अगला कथन है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी एक प्रसिद्ध कविता और कथा लेखक थे। काव्य और कहानियों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रमुख रचना क्या है? इनकी प्रमुख रचना है बूढ़ी काकी और कितनी बार, ये भी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। कितनी बार बूढ़ी काकी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। और उसने कहा था, कहानी आपने पढ़ी होगी, हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कहानी, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ही कहानी है। और चंद्रकांता जो पहले सीरियल आता था, ये भी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न निबंधों में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? इंपॉर्टेंट पूछे, नहीं है। तो छेदवन की चाह है, परंपरा बंधन नहीं, ये भी उनका है। प्रिया नीलकंठी, ये नहीं है, ये है कुबेरनाथ का है, ठीक है। और अंगद की नियति, ये भी विद्यानिवास मिश्र का है। कुबेरनाथ के अन्य भी निबंध हैं, जैसे विषाद योग, ये कुबेरनाथ राय के हैं। और उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये उनका प्रसिद्ध है रचना है। उत्तर फाल्गुनी जो 1973 में उसकी रचना हुई थी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये भी कुबेरनाथ राय की है। हम अपने सिलेबस में भी है। जवानी एक चमचम खड़क धारा, ये कथन किसका है? ये भी कथन कुबेरनाथ राय का, जो उत्तर फाल्गुनी में से लिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुबेरनाथ राय हैं, वो ललित निबंधकार हैं। वो तत्सम और शब्दों और अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया गया है अपनी रचनाओं में। और ये शुक्लोत्तर युग के हैं। द्विवेदी जो विद्यानिवास मिश्र हैं, वो कम निबंधों के लेखन के साथ ही के बावजूद भी हिंदी में छा गए हैं। उन्होंने कुल 17 निबंध लिखे। किसने? विद्यानिवास मिश्र ने कुल 17 निबंध लिखे और उतने में ही छा गए। और जो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय हैं, ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। विद्यानिवास मिश्र, जैसे इनका प्रसिद्ध रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो 1974 में जिसका लेखन हुआ था। कब हुआ था? 1974 में जिसका लेखन हुआ था विद्यानिवास मिश्र का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इनका ये चितवन की चाह है, जो 1953 में इसका रचना हुआ था, यह उनकी प्रथम रचना है। और साहित्य के सरोकार भी इन्हीं का रचना है। विद्यानिवास साहित्य के सरोकार, कविता का देश, अंगद की नियति, परंपरा बंधन नहीं है, तुम चंदन हम पानी, अस्मिता के लिए, ये सब विद्यानिवास मिश्र की हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो प्रसिद्ध इनका रचना है, इसमें आधुनिक पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है या पुरानी पीढ़ी है, उसके बीच में जो अंतर्द्वंद दिखाया गया है और मध्यवर्गीय व्यक्ति की समस्या को दिखाया गया है। इसके कुछ क्रम पूछ लेते हैं, जैसे जो भयाभय नारी का जो प्रसंग है, अंधियारी प्रसंग है, ये पूछा जाता है। इसमें इनका मित्र आता है जो रात को 9 बजे संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, ये उसकी कहानी है। आइए अगला देखते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। चितवन की चाह, विद्यानिवास मिश्र, 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था। विद्यानिवास के अंदर निबंध कौन कौन से निबंध संग्रह हैं? अंगद की नियति इनका निबंध है। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, विद्यानिवास मिश्र 1926 से 2005 के बीच में लेखन का संग्रह किया इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध का जो पहला है चितवन की चाह 53 में, हल्दी 2 55 में, कदम की फूली की डाल 1996 में, आंगन का
पंछी बंजारा 63 में, मैंने सिल पहुँचाई 1966 में, मेरे राम का मुकुट भीग गया 1974 में। 1974 में बकरी भी है, आपको याद होगा, सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना का। परंपरा बंधन नहीं है 1976 में, कटीले तारों के आर पार 1976 में, अग्निरथ निबंध संग्रह है, लागो रंग हरो ये भी निबंध संग्रह है। अब देख लेते हैं कुछ कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह, जैसे प्रिया नीलकंठी 1969 में, रस आखेटक 1971 में, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि तर्जनी, पड़ीपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी के चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता बृहत्साम, कामधेनु, मराल, उत्तर कुरु, रामायण महातीर्थम, ये सब उनकी इनकी रचना है, ये सब है कुबेरनाथ राय की। आप इसके शॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन है सही बताना कौन से युग में सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में सही है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1870 में राजा राम मोहन की सही है। ब्रह्म समाज 1824 नहीं 1828 है, 1828 है तो ये गलत हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना ये गलत 1875 में हुई थी, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 67 में की थी, 1967 सॉरी 1867 में की थी। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं। पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो असत्य की बताना है हम लोगों को। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना, सही बात है। दलित लेकर संघ को दलित लेकर संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2000 को कर्म भूमि के प्रति जलाई, तो गलत है। दलित साहित्य में सहानुभूतियों का विशाल भंडार है। अछूत की शिकायत 1925 नहीं 1914 है, ये गलत हो जाएगा। तो अछूत की शिकायत 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, ये भी सही है। और जयप्रकाश कदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो जाएंगे, ए, सी और ई, ए, सी, ई। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ए, ई ऑप्शन है, ए, ई लास्ट में ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर है, चौथा आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनकी ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये इनकी जूठन आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था। भाग 1 का प्रकाशन 1941 में हुआ था और भाग 2 का प्रकाशन 1944 में हुआ था। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं शेखर की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। यह इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये नोट कर लेना आप। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को सामने लाता है, साथ ही यह अपने साथ कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक द्वंद्व से भी टकराता है। शेखर एक जीवनी, शेखर के माध्यम से बालपन में पढ़ने वाले काम, भय के प्रभाव, उसके प्रकृति मनोवैज्ञानिक ढंग के विचारों किया गया, यानी जो बच्चे पर जो काम और भय का जो डर पड़ता है उसको इसमें। शेखर जीवनी 4 खंडों में है। कितने खंडों में, 4 खंडों में है। इसका खंड लिख लीजिए आप, क्रम से पूछा जाता है। तो पहला खंड क्या है, ऊषा और ईश्वर है। दूसरा खंड है बीज और अंकुर है। तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष है। चौथा खंड है पुरुष और स्थिति है। इस उपन्यास को पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया है, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमय पुच्छल तारा के नाम से जाना था, इम्पोर्टेंट है। किसे प्रकाशमय पुच्छल तारा के नाम से जाना था, तो शेखर एक जीवनी को। अगला क्वेश्चन है पंक्ति और उसकी रचना है कि बताइए किस पंक्ति में कौन सी रचना है। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, यह द्रोही की है। वह चाहता था एक दिन इन सब के जीवन से निकल जाए, यह हरसिंगार की है, हरसिंगार कहानी रचना की है। और धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के पीछे के लिए बेच आते हो, तो ये विपथिका की है, विपथिका की अच्छी कहानी। मुझे लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही हो, यह गैंग्रीन की है। ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये द्रोही की रचना है। वह चाहता था एक दिन इन सब के जीवन से निकल जाए, यह है हरसिंगार रचना। और धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये विपथिका की
और मुझे लग रहा है कि इस घर का जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात वालों मुझे बस में कर रही है। गैंग्रीन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, एक कथन है, ये बताना कथन कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची, नभ में देख नर अपना राजकाज। यह इड़ा सर्ग से, आपने पढ़ा होगा, इड़ा सर्ग से ली गई है। अब इसकी ट्रिक बताएं याद करने की। देखो, जब जिसके सर पर भार रख दिया जाएगा तो वो इल्लाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, इड़ाने लगेगा, तो इल्लाने से इड़ा। अब आपका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसकी कुछ व्याख्या है। एक इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। यह कामायनी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। एक छायावादी युग का प्रतिनिधि कविता है। इसके प्रकाशन 1935 का 1936 लिखा मिलता है। इसमें 15 सर्ग मिलते हैं। 15 सर्ग जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 क्रम पूछते हैं, आपको रट लेना चाहिए इनको। तो कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने प्रत्यय विज्ञा दर्शन या आनंदवाद की स्थापना की। इड़ा सर्ग में मन्नू लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है, तो मन्नू या मन लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है और कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। एक किस सर्ग की बात है, ये इड़ा सर्ग की बात है। इस अंक में मनु के भीतर मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव दिखाई देता है। तो किस सर्ग में मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव दिखाई देता है, तो इड़ा सर्ग में। जब वह लंबी यात्रा करके सरस्वत नगर, किस नगर में, तो सरस्वत नगर के पास पहुंचता है, तो उसकी भेंट इड़ा से होती है। इड़ा एक बुद्धि का मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न नारी है। इड़ा मनु को प्रेरित करती है, वह बुद्धि पथ पर चलने और प्रकृति के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए भौतिक विकासवाद का साधन करे। इड़ा प्रेरित करती है। कामायनी का प्रारंभ क्या था? कामायनी का प्रारंभ किससे होता है, ये पूछा गया। कामायनी का प्रारंभ मनु के प्रलय के बाद अपनी भावनाओं के खो जाने की स्थिति में शुरू होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये भारतेंदु की रचना है और इसके पहले व्याख्यान के रूप में इसे किस मेले में प्रस्तुत किया गया था, तो ये दादरी मेला में। दादरी मेला आपको मालूम होगा क्या लगता है, बलिया में लगता है। तो बलिया के दादरी मेले में इसको भाषण देने से पहले इसको लिखा गया था। इसकी आप व्याख्या देखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 1874 में दादरी मेले में इसको व्याख्यान के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसमें शिक्षा, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, समाज सुधार, देश प्रेम के मुद्दे पर बल दिया गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में आधुनिक हिंदी निबंध की एक प्रबोधात्मक निबंध की रचना माना जाता है इसे। यह न केवल साहित्यिक रचना है और बल्कि यह राष्ट्र नायक दूरदर्शी सोच का दस्तावेज है। 1874 में दादरी मेला में व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया था ये निबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। तो अंधेरे में कविता किसकी है, गजानन मानस मुक्तिबोध की है। और यह आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। तो आंसर जो है कल्पना पत्रिका। इसका कुछ व्याख्या देख लीजिए। 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था कविता पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से कल्पना पत्रिका में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कल्पना पत्रिका में आई थी। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का जो भारत की 1960 के 70 के दशक में जो स्थिति थी इसका उल्लेख किया गया है। मुक्तिबोध स्वयं इसका शिकार हुए हैं और सब इनकी पुस्तक मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया था। ये किसने प्रतिबंधित किया था? मध्य प्रदेश सरकार। ये पूछा जा चुका है। यह फैंटेसी शैली में लिखी गई लंबी हिंदी कविता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 बार मैं और वह का साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ है। इस कविता में टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी और तिलक का किनका टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, तिलक का उल्लेख किया गया है। अगला माधुरी पत्रिका का प्रकाशन 1922 में हुआ था। ये संस्थापक कौन थे? विष्णु नारायण और नंद दुलारे, पांडे, बिहारी मिश्र, प्रेमचंद, ये सब थे। प्रेमचंद भी थे, इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद माधुरी पत्रिका के संपादक थे। यह एक लखनऊ से निकालती थी, लखनऊ से मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था और इसके संपादक आर्यानंद शर्मा
आर्यन शर्मा किसके संपादक थे? तो कल्पना पत्रिका के। कल्पना पत्रिका इसके 1949 में। माधुरी 1922 में। कल्पना पत्रिका 1949 में। आर्यन शर्मा। बद्री विशाल पित्ती ये यानी 2 माह में एक बार आती थी, द्विमासिक थी। यह हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। इम्पोर्टेंट है। कल्पना नाम से 1950 में भी एक पत्रिका प्रकाशित हुई। इसका संपादक बच्चन श्रीवास्तव थे। और चांद इम्पोर्टेंट है। चांद पत्रिका 1920 में। इसके संपादक कौन थे? रामरख सहगल, चंद्र प्रसाद, हरदेश और महादेव वर्मा चांद पत्रिका के संपादक रही हैं। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, प्राय रस निकलती थी। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्त तुरंग की चर्चा की? चित्त तुरंग की चर्चा शंकुक ने की थी। इसका व्याख्या देख लीजिए। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से शंकुक ने अनुमान को महत्व देकर चित्त तुरंग की चर्चा की है। शंकुक इनका जो दर्शन है न्याय दर्शन है। रस सूत्र में अनुमिति इंपॉर्टेंट है। अनुमितिवाद की व्याख्या किसने की थी? तो शंकुक ने की थी। इन्होंने सहयोग का अर्थ अनुमान, अनुमाप्य भाव्य माना है। अब आगे के 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।